तो चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम कल के टॉपिक को थोड़ा सा रिफ्रेशर करते हैं। देखिए ये जो सवाल आपके सामने है ये है ऑटम 18 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये ऑटम 18 में जो आया है ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल है। मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल के मामले में मेरी आदत है मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे राइटिंग एक्सप्रेशन मैटर नहीं करता और फिक्स नंबर मिल जाते हैं। और हमें पता है कि हमारे फिक्स नंबर और न्यूमेरिकल वर्क जो है वो एक तो आपकी चैप्टर नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बात हुई थी। दूसरा न्यूमेरिकल वर्क आपने देखा कि हम करते हैं जब चैप्टर नंबर 6 में आते हैं नेशनल इनकम के हवाले से, और फिर हम मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर में और कंजम्पशन फंक्शन में भी न्यूमेरिकल वर्क की बात करते हैं। और अब यहाँ पे ये सवाल भी एक दफ़ा बेशक आया है लेकिन दोबारा भी आ सकता है इस तरह का सवाल, और आसान सवाल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि एंट्रीज को सिर्फ अपनी जगह पे एडजस्ट कर दिया जाए तो सारा मसला हल हो जाता है। तो हम करते हैं इन एंट्रीज को एडजस्ट। आप अपने सामने बेशक इसकी एक पिक्चर लेके रख लें अपने मोबाइल पे, तो मैं जो है अपने सामने मैं भी एक पिक्चर इसकी रख के तो इसको सॉल्व करता हूँ अगली स्लाइड पे जाके। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एंट्रीज को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, एक वो जो कैपिटल अकाउंट है और एक वो जो आपका जो है वो करंट अकाउंट है। सबसे पहली बात जो है वो शुरू यहाँ से करते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट है उसके हवाले से अगर आप देखते हैं तो करंट अकाउंट में जो एंट्री आती है, सबसे पहले तो आपको पता है कि हम हमेशा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है उनको लेते हैं, लिहाजा करंट अकाउंट में सबसे पहले तो मैं पिक करूंगा कि जो हमारा इसके अंदर ट्रेड वाला मामला है, ट्रेड गुड्स। उसके बाद दूसरा मैं ट्रेड इन सर्विसेज, यानी सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही कवर करूंगा और ये आती भी करंट अकाउंट में है। तो सबसे पहले आ गया ट्रेड गुड्स। ट्रेड गुड्स के मामले में कंट्री तो नहीं मैंने क्लियर किया एग्जामिनर ने, लेकिन यह है कि कहता है कि एक्सपोर्ट के मामले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो इन्हें नुकसान ही हुआ है, लेकिन ट्रेड गुड्स में इन्हें फ़ायदा हुआ है। ट्रेड गुड्स का मतलब ये कि जो लोग दूसरे मुल्कों में जाके ट्रेड सर्विसेज करते हैं, यानी कोई जॉब करता है दूसरे मुल्क में तो वहाँ से रेमिटेंसेज आ जाते हैं, उसमें फ़ायदा हुआ। तो ये कंट्री लाइक पाकिस्तान ही है जिसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो 75 बिलियन का नुकसान है, बिलियन डॉलर्स में, बिलियन रुपीज़ में नुकसान हुआ है, ठीक है जी। लेकिन जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो इनका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो नहीं हुआ है सर्विसेज के मामले में। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इसमें जो है वो हमें देखना चाहिए कि किसी दूसरे मुल्क में कुछ सरमायाकारी की हो, तो सरमायाकारी के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट इनकम आती है यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट इनकम को हम यहाँ पे डालेंगे, यानी आपने किसी मुल्क में इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आएगी कैपिटल अकाउंट में, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो आमदनी है जो 6 माह 3 माह या साल बाद आ रही है वो तो बहरहाल आपके इसी में आएगी। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये कोई तकरीबन आपके आगे 15 बिलियन। अब उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ओवरसीज ट्रांसफर है। ओवरसीज ट्रांसफर जो है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कह लें इसको, तो ये ओवरसीज ट्रांसफर है, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफर्स जो है ऑफ इनकम, ऑब्वियसली कमा के लोगों ने भेजी है मुख्तलिफ तरहों से। इसके अलावा तो ये ओवरसीज ट्रांसफर है, कोई इमदाद वगैरह भी मिली हो तो उसमें आ सकती है। तो ये 25 बिलियन है। एनजीओज अक्सर पैसे ट्रांसफर करती हैं इमदाद के लिए, गरीबों की मदद के लिए। तो इसका जो नेट बैलेंस आता है वो -45 आता है, ठीक है जी। लेकिन इसके बाद आ जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, लेट्स सपोज, ताकि मैं आपको पता चल जाए कि अब मैं कैपिटल अकाउंट को पिक कर रहा हूँ। तो कैपिटल अकाउंट में तमाम एंट्री सिंपल है, सिर्फ एक एंट्री ऐसी है जो क्वेश्चनेबल है आप लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि आप फाइनेंस के लोग हैं इसलिए इतना कोई बड़ा मजायका भी नहीं है। सबसे पहले तो देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट से मशीनें और कैपिटल ही खरीदा जाता है ना। चाइनीज आ गए इधर
उन्होंने आके कारोबार किए, तो हम कहते हैं ये FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसकी अमाउंट है यहाँ पे 20 बिलियन। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपकी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये भी इन्वेस्टमेंट है। आपने शेयर्स वगैरह खरीदे होंगे दूसरे मुल्कों में या यहाँ के लोगों ने खरीदे होंगे, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, तो इसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट से कैपिटल इम्पैक्ट होता है, तो ये फिर कैपिटल में ही जाएगी और वो है आपकी 10 बिलियन। इसके बाद जो है आपका आता है शॉर्ट टर्म बैंकिंग फ्लोस। ये जो है असल में एक्चुअली इसके साथ शॉर्ट टर्म का जो लफ्ज है ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। एक्चुअली कहानी ये है कि जो बैंकिंग फ्लोज है, बैंकिंग के पास मशीनरी नहीं होती, बैंकों के पास सरमाया पैसा ही होता है। तो वो कैपिटल इधर से उधर जाए या उधर से इधर जाए, बैंकिंग फ्लोज को हम हमेशा जो है इसके साथ शॉर्ट टर्म हम लिखते ही नहीं है। ये एग्जामिनर ने लिख के खासा कंफ्यूज कर दिया। तो बैंकिंग फ्लोज जो होते हैं, यानी बैंक अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजे, उसका कैपिटल ही होता है। तो हम इसको बैंकिंग फ्लो को इसी के अंदर लिखते हैं हमेशा, क्योंकि आप जानते हैं हम जो पैसा बैंक में जमा कराते हैं एक्चुअली वो सरमायाकारी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उससे कैपिटल इन्हांस होता है। लिहाजा इसको हम जो है बैंकिंग फ्लो को इसी में डालेंगे। लेकिन ये बैंकिंग फ्लो जो है ये 5 बिलियन नेगेटिव में। और जो आपका 8 आइटम थी, तो एक आइटम मिसिंग है, वो कौन सी है? वो ये है चेंज टू रिजर्व एंड गोल्ड फॉरेन करेंसी। तो चेंज इन रिजर्व जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। चेंज इन रिजर्व, या तो कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव है तो फिर फायदा हुआ है। तो लिहाजा इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 40। ठीक हो गई बात। अब आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसके अंदर ये चला जाएगा। जो इनका डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ना आता तो फिर तो जरूरत नहीं थी, तो ये फाइनेंशियल अकाउंट में डाल देंगे आप, डेट इज -5। ठीक होगी बात। चूंकि ये हर सूरत पे करना ही पड़ता है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट्स में डालने के बाद आप इस सवाल को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। ये है 6 मार्क्स के लिए और ये ऑटम 18 का सवाल है। जी बच्चों, तो ये सवाल आप सब बच्चों को क्लियर हुआ? जी शाबाश। प्लीज लेट ज्वाइनर ना सवाल कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने तो शुरू से समझाया, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो लेट ज्वाइनर है। ओके बच्चों, सी यू, थैंक यू, बेस्ट हो गया जी। तो ये बच्चों ये आपका कल का वाला ही काम था, सिर्फ उसमें एक न्यूमेरिकल मैंने ऐड किया है ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट रिव्यू हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो यहां तक हमने बात को कर लिया। अब हम चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हो गया, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड अक्सर पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए बात यह है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है मुकम्मल होल, बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका एक हिस्सा है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कंप्लीट एंटिटी है और बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका हिस्सा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ 2 चीजों को कवर करता है, वो है ऐसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो विजिबल है। विजिबल होने के नाते एक और लफ्ज भी यूज हो रहा है यहाँ पे, वो कौन सा हम लफ्ज है? अगर आप बच्चे मुझे बताएं कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज्ड ओवर हियर। सबसे अहम वर्ड यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो है टेंजिबल। तो ये टेंजिबल गुड्स को कवर करता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में टेंजिबल और नॉन टेंजिबल दोनों आ जाते हैं। तो लिहाजा ये सवाल कोई ज्यादा बड़ा तो नहीं आता, छोटा सा सवाल होता है जिसका जो मेन एरिया जो है वो यहां से आपने कवर करना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड है किसका जी? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। सो दिस इज द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का ये कंप्लीट रिकॉर्ड है। ठीक है जी बच्चों, अपने वीडियो बंद कर दें तमाम बच्चे, ताकि ये मेरी जो स्क्रीन के सामने आपकी पिक्चर्स आ रही हैं ना आए। देखिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने वीडियो ऑन किया हुआ, प्लीज। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जो आपका ट्रांजैक्शन है उसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट इज अ कंप्लीट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री
इट इंक्लूड बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। इसके अंदर विजिबल इनविजिबल दोनों आते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली विजिबल गुड्स आर टेंजिबल गुड्स। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। यहां से लेके यहाँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों चीजों को इंक्लूड करता है, विजिबल और इनविजिबल, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स को कवर करता है। अब नीचे जाके हमने आपके आसानी के लिए एक्सप्लेन किया है कि विजिबल गुड्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आती हैं जो टेंजिबल है, नजर आती हैं, और इनविजिबल में हमारी जो है कंसल्टेशन फी है, इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, शिपिंग सर्विसेज है, टूरिज्म है, जो नजर नहीं आता। तो ये इन दोनों में मेजर डिफरेंस है जी बच्चों। तो ये डिफरेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कि विजिबल और इनविजिबल दोनों किस में होते हैं, शाबाश, विजिबल और इनविजिबल दोनों किस में होते हैं, शाबाश, दोनों में से वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होते हैं। बीओपी लिखेंगे आप, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों होते हैं। और सिर्फ टेंजिबल और विजिबल किस में होते हैं, सिर्फ टेंजिबल एंड विजिबल किस में होंगे, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होंगे। तो एक को हम बीओटी कहेंगे और एक को हम बीओपी कहेंगे। तो बीओपी के अंदर दोनों चीजें शामिल हैं, वो चीजें जो फिजिकल हैं और वो चीजें जो नॉन फिजिकल हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर विजिबल भी शामिल है और इनविजिबल भी शामिल है। लेकिन जब बात आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो इसमें सिर्फ टेंजिबल गुड्स शामिल हैं जिनको आप दूसरे अल्फाज में कहते हैं विजिबल। ठीक है जी, तो इसमें सिर्फ विजिबल गुड्स शामिल है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज। लेकिन एक चीज और है जो पूछ ली जाती है पेपर में, लेकिन ये अगर पेपर में पूछेगी तो मेरा एक अंदाजा है कि डिफरेंस जो है वो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, लिहाजा पता होना चाहिए। छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है जी। अच्छा, या फिर ये हो सकता है कि आपसे जो है ये ज्यादा से ज्यादा पूछ लिया जाए, जो है वो मतलब 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, किसी के इन कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो फिर हो सकता है कि दोनों की डेफिनेशन है वो कहता हो चलो 2 नंबर बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी देता हूँ, 2 नंबर बैलेंस ऑफ ट्रेड के भी दे देता हूँ। लेकिन एक चीज और है जिसको हम कहते हैं टर्म ऑफ ट्रेड। टर्म ऑफ ट्रेड जो है इसको कहते हैं, पहली तो बात यह है कि ये सिंपल एक फॉर्मूला है जिसको टर्म ऑफ ट्रेड का नाम दिया जाता है। इसको कहा जाता है कि प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम कहते हैं ये आपका TOT, टर्म ऑफ ट्रेड, यानी रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस टू रेशियो ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस। The ratio calculated by dividing the prices of the export by the prices of imports and multiplying the result with 100. The benefit is this कि इससे हमें यह पता चलता है कि टर्म ऑफ ट्रेड इज अ रेशियो बिटवीन एक्सपोर्ट प्राइसेस एंड इट्स इंपोर्ट प्राइसेस। कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी अगर तो एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं फिर तो कंट्री बहुत फायदे में जा रहा है, लेकिन अगर हमारी इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ रही हैं तो फिर कंट्री नुकसान में जा रहा है। हम ये चाहते हैं इंपोर्ट प्राइसेस कम हो और एक्सपोर्ट प्राइसेस ज्यादा हो ताकि हमें फायदा ज्यादा हो। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि जनाब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम ये आपसे पूछें कि हमारे नजदीक एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ना ज्यादा अच्छा है या इंपोर्ट प्राइसेस का बढ़ना ज्यादा अच्छा है, जी शाबाश बच्चों। एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम फायदे में रहेंगे और इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा, हमें अगर इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ गई तो क्या होगा, तो हमें नुकसान होगा। लिहाजा हम इनकी रेशियो को चेक करते रहते हैं। और हमारी ख्वाहिश क्या होती है, शाबाश, व्हाट इज अवर विश, हमारी विश क्या है इस मामले में, जी मोहम्मद अली, इस मामले में हमारी ख्वाहिश क्या होती है, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाए और इंपोर्ट की प्राइस गिर जाए। ठीक है जी।
तो सवाल ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये सारी बात बेस करती है। ये भी तो जानना जरूरी है कि अगर ऐसा जरूरी है तो इसका फायदा क्या है या ये किस तरह से हमारे हक में हो सकता है। एक्सपोर्ट महंगी हो, इंपोर्ट सस्ती हो जाए। सबसे पहली चीज तो इसके अंदर ये आती है बच्चों कि नेचर ऑफ डिमांड। हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए या हमें फायदा तब हो सकता है कि अगर हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड कैसी हो जी। एक्सपोर्ट की डिमांड, शाबाश, जी शाबाश। एक्सपोर्ट की डिमांड कैसी होनी चाहिए हमारी? ज्यादा होनी चाहिए। यानी मैंने इसको इस तरह से लिखा है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो इंटेंसली डिमांडेड हो और इंपोर्ट के हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, आप चाहें तो ये पॉइंट अलग भी कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट शुड बी इंटेंसली डिमांडेड एंड वी हैव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कंट्री के लिए। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट कवर किया हुआ मैंने कि देयर शुड बी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। कंट्री में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होने चाहिए और एक्सपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन नहीं होने चाहिए, तो हम फायदे में रहेंगे। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि हमारे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी हमारी एक्सपोर्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए आपके ख्याल में? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट की कीमत बढ़े तो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? शाबाश, क्वालिटी एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट की डिमांड इंटेंसली डिमांडेड हो और इंपोर्ट के हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और हमारी एक्सपोर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग हो। पूरी दुनिया में लोग कहें कि हाँ यार इस क्वालिटी के प्रोडक्ट बना नहीं पाया। अच्छा, और रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा क्या होना चाहिए, यानी हमारी करेंसी कैसी होनी चाहिए? वीक होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए? शाबाश, हमारी करेंसी वीक होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए? हमारी करेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी कदर में कमी नहीं आनी चाहिए या फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। तो वी टू अर्न गुड करेंसी, टू अर्न गुड करेंसी, टू अर्न गुड, यहाँ कॉमा होना चाहिए, करेंसी मस्ट बी स्ट्रांग एनफ टू पे बैक इन गुड टर्म्स। करेंसी को स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और आप बताइए कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम फिनिश गुड बेचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा या सेमी फिनिश गुड बेचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? ज्यादा कीमत फिनिश गुड की होती है या सेमी फिनिश गुड की होती है? जी शाबाश। तो मार्केट में फिनिश गुड्स की ज्यादा वर्थ होती है, इसलिए हम ये जानते हैं कि फिनिश गुड्स जो होंगी वो ज्यादा फायदे में रहेंगी, इसलिए हमें फिनिश गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। और रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स मजबूरी हो तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इस पर रिलाय ना किया जाए। कहते हैं कि हमारा जो है वो सवाल कैसे आएगा। ये ऑटम 17 का सवाल है, डिफरेंस पूछा हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ transactions of a residents of a country with the rest of the world include both visible and invisible goods, while balance of payment is only include the tangible and visible goods. And on the other hand, term of trade is the ratio between the export prices to import prices and multiplied with 100. So this is what कि तीनों के हेडिंग और तीनों के नीचे एक एक दो लाइनें, दो नंबर तीनों के आपको मिल जाएंगे। अल्लाह खैर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये क्या चीज है। और उसके बाद फिर सवाल स्प्रिंग 16 का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ ट्रेड, ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर इम्प्रूव टर्म ऑफ ट्रेड ऑलवेज मीन फॉल इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या हमेशा टर्म ऑफ ट्रेड का बढ़ना बैलेंस ऑफ पेमेंट या इम्प्रूव करना टर्म ऑफ ट्रेड का ऑलवेज ये मतलब करता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में नुकसान उठाएंगे? तो ये आपने इसके फैक्टर्स लिख देने हैं कि ये फैक्टर्स हैं जिस पे इन्फ्लुएंस मैटर करता है। लेकिन सवाल ये हो सकता है आपके जहन में कि सर ये टर्म ऑफ ट्रेड इम्प्रूव्ड का क्या मतलब हो? इम्प्रूव्ड का मतलब ये होता है कि देखिए असूली तौर पे एक्सपोर्ट की प्राइसेस और इंपोर्ट की प्राइसेस को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये इम्प्रूव कर गया है तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्रूव कर गया, तो क्या इसका मतलब फॉल आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में? ठीक है,
तो ये कोई कंसिस्टेंट बात नहीं है, कोई लाजिम बात नहीं है, डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर। तो आपने सिंपल अपनी डेफिनेशन पर रिलाय करना है, कोई सेकंड थॉट पे जाना ही नहीं, आपने सिंपल उससे कह देना कि ये है जो फैक्टर जिसके ऊपर आपने बेस करना है। क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ सोचेंगे तो माइट बी कॉन्फ्लिक्टिंग वो थॉट पैदा करके बैठ जाए, अच्छा यूं होता है यूं होता है। पेपर में मैकेनिज्म सोचने का वक्त नहीं होता हमारे पास बहुत ज्यादा, हमारे पास राइट आंसर चूज करने का मतलब होता है। तो एक टर्म ऑफ ट्रेड आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपने सिंपली ये फैक्टर लिख दिया कि ये है वो फैक्टर्स जिसकी बुनियाद पर पता चलेगा कि फायदे में जाता है या नहीं जाता। अच्छा बच्चों, अब जहां तक सवाल है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ब्रीफली डिस्कस कंपोनेंट ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के जो है वो कंपोनेंट डिस्कस कर दें। ये बात कल हो गई थी, अभी भी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट विद न्यूमेरिकल किया जब हमने, तो सिर्फ कंटेंट्स लिख देने हैं और एक रफ बैलेंस शीट बना दें तो काफी है, 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आके बच्चों हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देते हैं।